लास्ट लेक्चर में क्या किया था देखो, चेंज कराना है ना। हाँ करा था। लास्ट लेक्चर में क्या किया था, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। फटाफट बोलोगे, आदमी या तो रेसिडेंट होएगा या तो नॉन रेसिडेंट होएगा, उसके लिए कौन सा कंडीशन है? बेसिक कंडीशन दो है। वन में क्या है, 182 डेज और मोर इन विच ईयर, प्रीवियस ईयर, एंड 2 के ए पार्ट में 60 डेज और मोर इन विच ईयर, प्रीवियस ईयर, एंड 2 के बी पार्ट में 365 डेज और मोर इन हाउ मेनी ईयर्स, 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। और नंबर ऑफ डेज में डेट ऑफ अराइवल लेना है या डेट ऑफ डिपार्चर लेना है, दोनों लेना है। अराइवल भी लेना है, डिपार्चर भी लेना है, बराबर है। नेक्स्ट आंसर बोलोगे क्या है? नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन में कंटिन्यूअस इंडिया में स्टे होना चाहिए, आएगा जाएगा तो भी चलेगा, आएगा जाएगा तो भी चलेगा। कंटिन्यूअस स्टे, सॉरी, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को एक जगह पे जरूरी है या मल्टीपल लोकेशन भी अलाउड है? मल्टीपल लोकेशन भी अलाउड है। और एक बार सिटीजन बन गया तो लाइफ टाइम का सिटीजन है या फॉर दैट असेसमेंट ईयर, फॉर दैट असेसमेंट ईयर। उसके बाद अगर चेंज होएगा तो चेंज हो जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था एडिशनल कंडीशन OR NOR के लिए। एडिशनल कंडीशन कितनी है? दो, दोनों सेटिस्फाइड है तो OR, एक भी नहीं है या दोनों नहीं है तो NOR। कंडीशन नंबर 1 कितना था? 730 डेज और मोर इन विच ईयर, 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अगर वो सेटिस्फाइड हो गया तो रेसिडेंट इन एनी 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अरे बोलो प्लीज फटाफट। नेक्स्ट अपन ने किया था, क्या किया था? HUF नहीं, 4 स्पेशल केस थे। पहले 2 केस है जहाँ पे सिर्फ 182 कंडीशन है, 60 वाला नहीं है। इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया, लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट। ओनली फर्स्ट 182 वाला आएगा, सेकेंड वाला आने वाला नहीं। नेक्स्ट अपन ने क्या किया था? नहीं, 2 एडिशनल कंडीशन के एक्सेप्शन थे। इंडियन सिटीजन या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट। अगर इनकम अप टू 15 लाख है तो फिर तो अपना नॉर्मल 182 वाला है, बस दैट्स इट। और अगर इनकम मोर देन इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, अगर मोर देन कितना है 15 लाख, तो इन दैट केस अगर उसका 120 एंड 365 डेज है तो उसको क्या बोलेंगे? रेसिडेंट। क्या बोला? 120 एंड 365 डेज हो रेसिडेंट, और सीधा नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसमें एडिशनल कंडीशन देखना ही नहीं है। अरे मिल रहा है क्या? नेक्स्ट अपन ने क्या किया था? इंडियन सिटीजन नॉट पेइंग टैक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो उसको अपन, और इनकम मोर देन 15 लाख होना जरूरी है तो सीधा RNOR बोलेंगे, एडिशनल कंडीशन देखने का जरूरत नहीं है। लास्टली अपन ने किया होगा HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या देखेंगे? नंबर ऑफ डेज या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इन इंडिया है तो रेसिडेंट, आउटसाइड है तो नॉन रेसिडेंट। होली इन इंडिया या पार्टली इन इंडिया तो रेसिडेंट, होली आउटसाइड है तो नॉन रेसिडेंट। करता OR है तो HUF भी OR बनेगा, करता NOR या NR है तो HUF भी NOR बन जाएगा। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, डी फैक्टो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। क्या बोला? डी फैक्टो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। एंड देन लास्टली अपन ने पढ़ा था पार्टनरशिप फॉर्म, AOP, BOY, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सबका स्टेटस एक जैसा ही है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया है तो रेसिडेंट, नहीं तो नॉन रेसिडेंट, यहाँ पे OR NOR नहीं होता है। कंपनी में 2 टाइप की कंपनी है, कौन सी कौन सी? इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ रेसिडेंट इन इंडिया। नंबर ऑफ डेज, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सब इरेलेवेंट है। फॉरेन कंपनी का POEM इंडिया में होना चाहिए। POEM मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर इन इंडिया है तो रेसिडेंट, आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट। कितना पॉइंट पड़ा है? नेक्स्ट अपन ने क्या किया था? स्कोप ऑफ टोटल इनकम इंपॉर्टेंट है, ये सब चैप्टर में आउट ऑफ आना जरूरी है। आंसर बोलो ना। इनकम अराइजिंग इन इंडिया, कौन टैक्स भरेगा? इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, एंड डीम टू रिसीव इन इंडिया, ऑल 3। अराइज आउट, रिसीव्ड आउट, ओनली OR भरेगा, बाकी को नहीं भरना है। अराइज आउट, रिसीव्ड आउट, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, OR NOR भरेगा, NR को भरने का जरूरत नहीं है। और अगर पास्ट ईयर अनटैक्स प्रॉफिट है तो कोई नहीं भरेगा। बिजनेस कनेक्शन वर्ड दिया है तो ऑल 3। बिजनेस कनेक्शन इज डीम टू अराइज इन इंडिया, कंट्रोल अलग है, कनेक्शन अलग है। और अगर गिफ्ट मिला है नॉन रेसिडेंट या NOR को इन इंडिया, कितने के ऊपर, तो इट विल बी डीम टू बी इनकम अराइजिंग इन इंडिया। बाकी कोई भी इनकम जिसका सोर्स इंडिया में, रेंट घर से मिला, घर इंडिया में, शेयर्स इंडियन कंपनी के, उसका डिविडेंड इंडिया में अराइज हो रहा है, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है,
फिर ज्वेलरी इंडिया में बेचा तो अराइजिंग इन इंडिया हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई पेमेंट मिला तो ऑलवेज डीम टू अराइज इन इंडिया। क्या ऑलवेज डीम टू अराइज इन इंडिया। अच्छा, अगर मैंने मुकेश अंबानी को पैसा दिया और उसने लंदन के होटल में पैसा यूज किया तो नॉट डीम टू अराइज इन इंडिया। और कुछ नहीं बोला है तो रेसिडेंट इंडिया में पैसा यूज करेगा, डीम टू अराइज इन इंडिया। मिला। तो सारी सिचुएशन अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद आई थिंक सम्स किए थे अपन ने, बराबर है। रिवाइज करके आए हो तो एक बहुत अच्छा समझो, ट्राई करो ना। डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ए, determine the residential status of Mr. A, determine the residential status of Mr. A for the previous year, 23-24 and previous year 24-25 and previous year 24-25. He visited India for 100 days and 145 days, for 100 days and 145 days respectively, and in preceding 4 years, he was in India for 565 days, Mr. A is an Indian citizen. Mr. A is an Indian citizen settled abroad, has following income. Mr. A is an Indian citizen settled abroad, has following income, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे 3 कॉलम बनाने मत बैठो, पर्टिकुलर्स 23-24 एंड 24-25, ऐसा 3 कॉलम बनाओ। पर्टिकुलर्स 23-24, 24-25। पर्टिकुलर्स में लिखो, पर्टिकुलर्स में डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, अमाउंट आएगा 3 लाख एंड 3,50,000। 3 लाख फर्स्ट 23-24 में 3 लाख, बाजू वाले में 3,50,000, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी इन इंडियन बैंक रिसीव्ड इन लंदन, अमाउंट में आएगा कितना, 5 लाख 6 लाख, 5 लाख 6 लाख। नेक्स्ट, income from business situated in London, amount situated in London, amount is received in London, but controlled from India, 5 lakhs और बाजू में 7 lakhs। नेक्स्ट, income from another business in China, दोनों में 12 lakhs, दोनों में सेम है 12 lakhs। एंड
डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, फर्स्ट वाले में 7 लाख, सेकेंड वाले में 5 lakhs. Lastly, deduction under chapter 6A, deduction under chapter 6A दोनों में आएगा 1,50,000, 1,50,000 और लास्ट लाइन पे लिखना 1,50,000, हाँ लास्ट लाइन पे लिखना assuming he has not opted for, assuming he has not opted for, not opted, OPTED, opted for 115 BAC, 115 BAC लिखा. सॉल्व कर, फर्स्ट लाइन में क्या लिखाया था मैंने, हाँ सॉल्व करके दो ना, अच्छा समय उसको लास्ट डे रिवीजन मार्क करना प्लीज. तुम लोग को मॉड्यूल मिल गया है? नहीं मंगाया अभी तक, कभी मंगाओ.
आंसर नहीं आया क्यों? क्या नहीं समझ रहे हैं? दोनों एनो आ रहे हैं? नहीं, स्टार्ट वर्ड छोड़ो ना, आंसर आया क्या बोलो? रेसिडेंट दोनों में आर एन ओ आर, वो आंसर मैं लिखा दूंगा, आर एन ओ आर है दोनों में, कैसे बताओ? बेसिक इंडियन सिटीजन या फॉरेन सिटीजन? कहाँ पे रहता है? अब्रॉड, बराबर ना। अच्छा, और वो इंडिया में दोनों साल कितने दिन के लिए आया? मतलब परमानेंटली आया थोड़े दिन के लिए? तो मतलब वो विजिट के लिए आ रहा है। सो इंडियन सिटीजन है, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया है, कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट। अब अगर ये वाला बंदा है तो या तो इसको दो ऑप्शन है, इंडियन इनकम 15 लाख के ऊपर है तो 120 एंड 365, 15 लाख के नीचे है तो 182 डेज। अरे बराबर है, प्लीज बोलना ना। फर्स्ट वाले सिचुएशन में प्रीवियस ईयर 23-24 में कितना डेज आया था? तो ना तो ये 120 है ना तो 182 है, तो वो तो सीधा नॉन रेसिडेंट बन गया। अरे नहीं समझा, रिपीट करते रहो। हु इज ही? इंडियन सिटीजन, रिसाइडिंग वेयर? आउटसाइड इंडिया, कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट। मैं बोल रहा हूं ये आदमी रेसिडेंट हो सकता है बट 182 डेज होना चाहिए, पर 182 डेज को नहीं है। अगर 182 नहीं है तो 15 लाख वाला कंडीशन आता है, बट उसके लिए भी 120 डेज होना चाहिए। ये ना तो 182 है ना तो 120 है, तो अपने को 15 लाख वो सब देखना ही नहीं है। अपना इनकम रेसिडेंशियल स्टेटस सीधा क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। कितने लोगों को नहीं समझा? श्योर? किसी का राइट था? अच्छा, 24-25 में भी वो इंडिया के बाहर रहता है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया में आ रहा है फॉर द पर्पज ऑफ विजिट। कितना डेज है? 145। सो 182 डेज से तो नीचे 185 होता तो सीधा रेसिडेंट बन जाता, फिर अपन एडिशनल कंडीशन वो सब देखते हैं। बट ये 145 डेज है तो क्या हो गया? नहीं, क्या नॉन रेसिडेंट? 182 से कम है बट 120 से तो ज्यादा है ना। अगर 120 से ज्यादा है तो अपने को देखना पड़ेगा इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स कितना है। चलो, इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स बोलो बेटा। पहला इनकम कौन सा दिया? डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो अराइज भी आउट है, रिसीव्ड भी आउट है, तो अपने यहां पे काउंट होने वाला नहीं है। अरे अदर देन फॉरेन सोर्स बोला है ना। सेकेंड इनकम कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन एफडी इन इंडियन बैंक। सो इंटरेस्ट ऑन एफडी अगर आपने इंडिया के बैंक में अकाउंट खोला है तो इंडिया में कंप्यूट होएगा या नहीं होएगा? होएगा। कितना है? 6 लाख। इंडियन सोर्स हो गया ना। नेक्स्ट क्या दिया? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लंडन। आगे बोलो। अमाउंट इज रिसीव्ड इन लंडन बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। सो बेटा आर एनओआर के कॉलम में, अभी आर एनओआर बनानी है, बट आर एनओआर के कॉलम में अराइज आउट, रिसीव्ड आउट, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया काउंट होता है नहीं होता है? होता है। सो यहां पे इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, क्या ना, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। कितना दिया है? फ्रॉम इंडिया। तो अपने 7 लाख अपने इनकम में अराइज हो जाएगा। कोई सुन रहा है क्या? नहीं समझा। इंडियन सोर्स नहीं है बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इसलिए आर एन ओ आर के लिए अपन काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन चाइना। तो इनकम अराइजिंग किधर है? इन चाइना ना। तो इन चाइना है मतलब इंडिया में काउंट होने वाला नहीं है। सो बिजनेस इन चाइना है, सो नथिंग टू काउंट। एंड लास्ट में बोला है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। सो डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑफ व्हाट? तो इंडियन कंपनी मतलब अराइज किधर हो रहा है? इन इंडिया। कितना है बेटा? 5 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 18 लाख। 18 लाख क्या दिया हुआ है? ग्रॉस टोटल इनकम। मजा नहीं आया? वो कंडीशन जाके पढ़ो, जैसा मैंने लिखा है एग्जैक्टली वैसा। क्या लिखा है? बोलो, कौन सा इनकम है? पढ़ो ना, जैसा लिखा है एग्जैक्ट पढ़ो बेटा। क्या लिखा है? इंडियन अदर देन फॉरेन इनकम इज मोर देन 15 लाख। अरे कोई सुन रहा है क्या? तो अपन ने फॉरेन इनकम इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। अब बेटा मैंने जहां पे इनकम लिखा है, मैंने वर्ड लिखा है क्या? ग्रॉस या नेट कुछ भी लिखा है? अरे बोलो प्लीज। नहीं लिखा है ना। तो बेटा जिंदगी में पूरे इनकम टैक्स में कहीं पे भी अगर आपको इनकम वर्ड दिखाई दिया या टोटल इनकम वर्ड दिखाई दिया
ऑलवेज अज्यूम करना है नेट इनकम होता है, ऑलवेज अज्यूम करना है नेट। तो नेट इनकम मतलब इसमें से अपन क्या माइनस करेंगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, फिर जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे, नेट टोटल इनकम। कितने लोगों को ये नहीं समझा, इनकम लिखा है ग्रॉस इनकम लिखा है, इनकम ना, इनकम मतलब कौन सी इनकम की बात चल रही है, नेट टोटल इनकम। रिबेट अपन ने पढ़ा था कहां तक मिलता है, इफ द टोटल इनकम इज अप टू 7 लाख, तो 7 लाख मतलब कौन सा इनकम, नेट टोटल इनकम। कौन सा इनकम, नेट टोटल इनकम। सो यहाँ पे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से 1.5 लाख का दिया है, तो नेट कितना बचा 16,50,000। सो अपना इंडिया का इनकम 15 लाख रुपए के ऊपर है, और ये आदमी 145 डेज है, प्लस बोला है पिछले 4 साल में 500 कुछ दिन था। सो 145 भी है, 120 भी है, 365 भी है, तो वह RNOR बन जाएगा। नहीं समझा है, वापस से पूछ रहा हूं, ये वाला चीज अपन ने पहले 23-24 में क्यों नहीं किया, बिकॉज वो 120 भी नहीं है, 182 भी नहीं है, तो सीधा क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। और यहाँ पे अपन ने देखा 120 था और इंडियन इनकम भी 15 के ऊपर है, इसके लिए RNOR बनेगा। लिखो प्लीज, हेडिंग पॉइंट नंबर 1 लिखना, फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। आप लास्ट लेक्चर एब्सेंट है, सेकेंड लास्ट बेंच, उसके पहले वाला क्या लिख रहे हो, फॉर द प्रीवियस ईयर बोलते रहो, आगे क्या है 23-24, फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, मिस्टर ए is an Indian citizen. Mr. A is an Indian citizen residing outside India. Residing outside India. Comes to India. For the purpose of employment. For the purpose of employment. For the purpose of employment. लिखा, therefore only first basic condition is applicable to him. Only first basic condition is applicable to him. That is, he will be a resident. He will be a resident if he is in India. If he is in India for a period of बोलते रहो कितना, 182 days or more during the relevant previous year. 182 days or more during the relevant previous year. लिखा है। नेक्स्ट लाइन पे, सिंस मिस्टर ए वॉज इन इंडिया, सिंस मिस्टर ए वॉज इन इंडिया फॉर लेस देन 182 days, for less than 182 days, therefore he is a non-resident. Therefore he is a non-resident. नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के, फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 लिखा गया, मिस्टर ए एन इंडियन सिटीजन, मिस्टर ए एन इंडियन सिटीजन comes to India for the purpose of visit, comes to India for the purpose of visit, and his stay in India is more than 120 days. His stay in India is more than 120 days. More than 120 days. Therefore
in order to determine residential status, in order to determine the residential status, in order to determine the residential status, we need to check his total income other than Indian source. We need to check his total income other than Indian source. फिर एक टेबल कॉपी करो प्लीज. इंडियन सोर्स, अदर देन इंडियन सोर्स, अदर देन फॉरेन सोर्स आएगा, फॉरेन सोर्स सॉरी, अदर देन फॉरेन सोर्स. फिर एक कॉपी करना एज इट इज. डन. नीचे देखो. सिंस इंडियन इनकम, सिंस इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, सिंस इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, सिंस इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इज कितना, मोर देन ₹15 lakhs, is more than ₹15 lakhs, and Mr. A was in India, Mr. A was in India, बोलते रहो यार कितने दिन के लिए, for more than 120 days in the previous year, for more than 120 days in the previous year, and कितना, and more than 365 days during, more than 365 days during, बोलते रहो प्लीज, 4 years preceding the previous year, during 4 years preceding the previous year, therefore he is resident but not an ordinary resident, resident but not an ordinary resident, he is a resident but not an ordinary resident. लिखा है बराबर है.
तो ये चैप्टर बेटा इतना ही है, 5 मार्क का चैप्टर है। ये चैप्टर मॉड्यूल से सम्स करना है तुम लोग को। डीटी में मॉड्यूल से थियरी पढ़ के कोई सेंस नहीं बनेगा। आप एंड ऑफ द डे आपको 85% सम्स आते हैं एग्जाम में। सो जितने भी सम्स है वो पढ़ सकते हो, बट थोड़े बहुत मॉड्यूल में वो वाले चैप्टर के भी सम है जो अभी तक तुमको हुआ नहीं है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी के भी सम का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सैलरी का भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो ये चैप्टर मॉड्यूल से थोड़ा लेट पढ़ोगे तो बेटर है सम्स, बिकॉज यहाँ पे सैलरी में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मालूम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी का मालूम नहीं है, चैप्टर चालू नहीं हुआ है, बट उन लोगों ने सारे दे दिए। सो पढ़ना है तो सम्स पढ़ना। सम्स पढ़ोगे तो 2-3 एडजस्टमेंट आपको आगे वाले चैप्टर के दिखाई देंगे, तो वो इग्नोर कर लेना बस। कोई समझता है मैं क्या बोल रहा हूँ? 5 हेड्स कौन से? अच्छा, मेरे को स्लैब रेट बोलो। 0 से लेके वॉस 0%, मोर देन 3 लाख से लेके 6 लाख कितना था, उसको 7 लाख इन लोग ने कर दिया है। फिर मोर देन 7 लाख से कितना था, 10 लाख, वो सेम 3 लाख का डिफरेंस है। फिर मोर देन 10 लाख से लेके कितना है, 12 लैक्स, एंड मोर देन 12 लाख से कितना आएगा, 15 लैक्स, एंड लास्ट में आएगा मोर देन 15 लैक्स। बराबर है। सो ये तुम लोग के अटेम्प्ट के लिए ये वाला स्लैब है, मैंने पिछले साल का स्लैब पढ़ाया था। बराबर है। तो दिस इज 5%, दिस इज कितना 10%, दिस इज कितना 15%, दिस इज कितना 20%, एंड दिस इज कितना 30%। बराबर है। रिबेट वही है, 7 लाख पे 25,000 रुपये मिलेगा, और विनिंग्स पे टैक्स 30% है। लॉन्ग टर्म पे कितना था, 112 पे फ्लैट 20, और 111A पे फ्लैट 15%, और 112 पे फ्लैट 20%। कोई सुन रहा है क्या? वो उसको एज इट इज रहने देना। तुम लोग को नया भी है पुराना भी है, दोनों है। तो जो नया स्लैब आया था 12.5% आया है, 15 का 10-20 हो गया है, तो वो जो है वो इन बिटवीन द ईयर आया है, तो आपको दोनों एप्लीकेबल है। सो वो लॉन्ग टर्म जब कैपिटल गेन्स आएगा तभी लिखेंगे प्लीज। पुराना स्लैब रेट सब सेम है, सिर्फ ये एक डिफरेंस है बस। सो वहाँ पे जाओ ना, अपन ने जहाँ पे स्लैब रेट्स लिखे थे, क्या क्या, हाँ वो LTCG वाला जो चार्ट है ना उसको छोड़ दो पूरा, वो अपन कैपिटल गेन में पढ़ेंगे। वो अपन ने डिटेल में पढ़ा ही नहीं, 112A क्या है, 111A क्या है। सो विल स्टडी विद दैट ओनली। सो स्लैब रेट जहाँ पे अपन ने लिखा था वो रेड पेन से चेंजेस करो ना, जो जो है वो रेड पेन से कर देना प्लीज। किया? सम्स के आंसर भी बदलेंगे। क्या क्या बताओ? फर्स्ट सम क्या था, 20 लैक्स ना। तो अगर 20 लाख से, तो कोई बोलेगा 0 से लेके 3 लाख पे कितना रहेगा, 0। 3 लाख से 7 लाख, मतलब 4 लाख पे 5% विल बी 20,000। 4 लाख पे 5% विल बी 20,000। देन 7 to 10 लाख, 3 लाख पे 10% विल बी 30,000। देन 10 to 12 lakhs पे 2 लाख पे 15% 30,000, और फिर बाद में 12 to 15 3 लाख पे 20% विल बी 60,000। सो अभी जो अपना टोटल हो जाएगा 15 लाख तक का, कितना हो जाएगा, 140 हो रहा है, 140 फिक्स हो गया। और 15 लाख से लेके अपन ने कितना कमाया, 20 लाख। 5 लाख पे 30% विल बी 1,50,000। सो 2,90,000 अपना टोटल हो जाएगा। उसके ऊपर 4% HEC कितना आता है, सो 3,01,600। चेंज करो ना प्लीज। एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे, बट ना बैच एक्चुअली स्टार्ट होने वाला था बहुत पहले, अगस्त के मंथ में, फिर वो कुछ पोस्टपोन्ड हो गया, मालूम नहीं। सो आई अज्यूम कि अपना वही अटेम्प्ट है Jan 25 के हिसाब से, तो इसलिए मैंने वो पुराना स्लैब पढ़ाया।
नेक्स्ट क्या था 24 लाख, पूरा फेयर में क्या था एक एक वाला, अरे बोलो। सो लास्ट में 24 लाख का आंसर कितना हो जाएगा, 9 लाख एक्स्ट्रा कमाया ना, 9 लाख पे 30% 2,70,000, सो 140 प्लस 270 4,10,000 आ रहा है। 4,10,000 पे 4% कितना 16,000, सो 4,26,400। करते रहो आगे। नेक्स्ट सम क्या है, कितना 44 लाख ना, तो उसमें शॉर्टकट क्या होएगा, 0 से 15 लाख अपन ने कितना लिखा था, नहीं पहले क्या लिखा था, अभी 140 हो जाएगा, और 15 लाख से 44 लाख है ना, कितना डिफरेंस है 29 लाख पे 30% तो सेम ही था पहले भी, कितना 8,70,000, सो टोटल विल बी 10,10,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना 40,200। डन। नेक्स्ट क्या है, ये कोई कॉपी कर रहा है, 5 लाख विनिंग्स तो वो सेम रहेगा, 5 लाख पे 30% अपन ने लिया, अरे बोलो ये क्या 11,50,000 पे क्या होएगा, 11,50,000 है ना, सो अभी मैं बोल सकता हूँ 0 से 3 लाख पे 0, 3 to 7 पे 20, 7 to 10 पे 30, 10 से 11,50,000 कितना एक्स्ट्रा है 1,50,000, इस पे कितना रेट आएगा, 15%, कितना होता है 22,500, सो 72,500 आ गया, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना 2,900, तो 75, वो आपने इसमें वो भी ऐड किया होगा, विनिंग्स ऐड करके 4% लिया था, तो विनिंग्स कितना था अपना, 5 लाख। तो 1,50,000 ऐड करके 4% लेना। नेक्स्ट कितना है, ये कोई कॉपी कर रहा है,
150 प्लस 72 इज 222,500 है. 222,500 पे 4% इज 8,900. सो टोटल इज 31,400. 231,400. फिर नेक्स्ट स्लैब बोलो. 7 lakhs. सो अभी 7 लाख पे क्या हो जाएगा? 20 हो गया ना. सो टोटल विल बी कितना? 20 और रिबेट माइनस करोगे तो आंसर विल बी 0. कर दो ना. डन. नेक्स्ट मार्जिनल रिबेट. नेक्स्ट कितना है? कर दोगे कि नहीं? अभी इतना 2-3 कितने सम बाकी है? कितने बाकी है? 2 ही है ना, तो 2 कर दोगे. बराबर है. मार्जिनल रिबेट वाला है, करके लाना. नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, नहीं हुआ तो. बराबर है. आंसर बोलो फटाफट. क्या चालू करूं? एक मीडियम चैप्टर है हाउस प्रॉपर्टी, एक बहुत इजी, अदर सोर्सेज नहीं करूँगा, बहुत वो लास्ट में करेंगे अब थोड़ा. और एक पीजीबीपी है जो लेंदी है बट इजी है, और एक सैलरी है जो लेंदी नहीं है बट फॉर्मूला रट्टा मारना है, और एक कैपिटल गेन है बहुत ट्रिकी है. क्या करें? हाउस प्रॉपर्टी या सैलरी, वो कंफ्यूजन है मेरे लाइफ में. ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी करते हैं. बराबर है. चलो, पहली बात तो ये वो नोशन है हाउस प्रॉपर्टी इजी है. बराबर है. बट हाउस प्रॉपर्टी इजी है बट है ना, इसमें छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स है बस. तो 5 हेड्स है तुम्हारे पास, उसमें से 3 हेड में तुम लोग को आउट ऑफ आना चाहिए. मतलब बेसिकली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी में नहीं आना चाहिए, बट 3 हेड में फॉर श्योर आउट ऑफ आना चाहिए. कोई सुन रहा है क्या? और 2 हेड में 80% ऑफ मार्क्स मिनिमम आने चाहिए. तो आपको पता नहीं, डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का है, इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का है. मैंने पहले कभी मेरा इंट्रोडक्शन दिया है कुछ? सो फाइन. इंटर सी ए में डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में मेरे को एग्जाम्शन है, मतलब कंबाइंड ही था हम लोग को. 75 मार्क डी था, 25 मार्क आई था मेरे टाइम पे. तो एग्जाम्शन है. फाइनल में डी 100 मार्क का होता है, उसमें एग्जाम्शन है. फाइनल में आई 100 मार्क का होता है, उसमें भी एग्जाम्शन है. सो एवरीवेयर टैक्स में एग्जाम्शन है. एकदम सिंपल है. सबसे सिंपल एग्जाम्शन स्कोर करना टैक्स में. मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे आया मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज डी 50 है, आई 50 है. FM और SM तुम्हारा साथ में. अरे बोलो. कितने मार्क का FM है और SM? अब उसमें ना SM में मार्क्स आएगा नहीं आएगा भरोसा नहीं है. अरे बिकॉज वो हार्डकोर थियरी है ना. और कौन से सब्जेक्ट कंबाइंड है? बस 2 ही है. इसमें ना दोनों में आपको मिनिमम 30 आ सकता है. मिनिमम में बोल रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ. तो टैक्स में 60 स्कोर करना इज कंपेरेटिवली वे इजियर देन अदर सब्जेक्ट, बिकॉज अकाउंट्स में पूरा 100 मार्क का है ना. तो अभी किसी को अकाउंट्स पसंद है, किसी को नहीं है. कोई सुन रहा है क्या? तो शायद किसी को आ जाए, किसी को नहीं आए. सेम वे कॉस्टिंग पूरा 100 मार्क का है, तो किसी को पसंद है, किसी को नहीं. मतलब ऐसा होता है ना, प्रैक्टिकल नहीं पसंद है, थियरी पसंद है. कोई सुन रहा है क्या? तो उसमें क्या है, उसमें जिसको पसंद है वो तो 100 भी लेके आएगा, बट नहीं पसंद है तो शायद नहीं है. इसमें दोनों है, प्रैक्टिकल भी है, थियरी भी है, और दोनों स्कोरिंग है. कोई सुन रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? बराबर है. सो यहाँ पे आपको अगर सपोज पेपर कितना भी टफ आ जाए ना, कितना भी, अगर पढ़ के गए इज्जत से, कुछ ज्यादा हार्डकोर मेहनत भी नहीं करना है, 35 आता है. इसमें तो बाय चांस नहीं, बाय गारंटी 35 आना चाहिए. 70 शुड बी और मिनिमम टारगेट. बराबर है. मैं वापस से बोल रहा हूँ, जब मैं पढ़ रहा था तभी भी मेरे को यही लगता था कि यार इसमें हम लोग को सर्विस टैक्स था 25 मार्क था और 75 मार्क का DT था. तो सर्विस टैक्स तो मैं ऐसा था कि 25 में से पूरा 25 लाना ही है. सुन रहे हो क्या? और जो DT में टॉपिक है ना, जैसे एडवांस टैक्स से बहुत छोटा है, 2-3 पेज का टॉपिक है. रेसिडेंशियल स्टेटस जो अपन ने पढ़ा है वो है, तो उसमें आउट ऑफ लाना जरूरी है. तो यू विल इजीली स्कोर एग्जाम्शन. पहली बात तो ये. कोई सुन रहा है? मॉड्यूल के साथ अपन पढ़ेंगे. IDT तो पूरा क्लास में मॉड्यूल ही ओपन करवा दूंगा, तो तुमको घर पे कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा. DT में सिर्फ मॉड्यूल के सम्स पढ़ना, थियरी पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना. DT इज ऑल प्रैक्टिकल. तो अगर तुमको सम आ गए सारे, मतलब अपने सारे कॉन्सेप्ट कवर्ड है. कोई सुन रहा है? सम में कुछ नया दिखा तो कॉन्सेप्ट कवर नहीं है तो बोलना, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द क्लास. बराबर है. क्लास के साथ पार पे रहो, दैट इज दी मेन. जैसे फॉर एग्जांपल फाइनल इंटर CA मेरे को मालूम नहीं मैं कैसे पास हुआ, मस्ती किया, सब हम लोग ने बहुत खेला, टाइम पास किया. हम लोग 2 दोस्त, हम लोग 11 जन थे CA वाले, सब लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले.
फाइनल सीए जो था वो मुझे मालूम है कि मैं कैसे पास हुआ, बिकॉज क्लास में सुबह 7 से 10 पढ़ाया, घर पे जाके 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा पढ़ा, फिर नेक्स्ट डे वापस से 7 से 10 पढ़ाया, वापस से आधा 1 घंटा जाके पढ़ा। तो है ना फाइनल सीए में मेरे पास बहुत कम टाइम था पढ़ने का, क्यों कैसे बाद में कभी पढ़ेंगे, बट है ना बिकॉज मैं घर पे जब जाके पढ़ता था सेम चीज जो क्लास में पढ़ाया, तो आई वॉज एट पार विद सिलेबस, तो मेरे को है ना बार बार रिविजन का जरूरत नहीं पड़ा। सो एज अ स्टूडेंट एक ही चीज फॉलो करो, अगर तुम्हारा अकाउंट चल रहा है तो अकाउंट्स के 4 सम हुए, तुम्हारे घर पे 4 सम हो जाने चाहिए, वैसे सॉल्व करो या ऊपर ऊपर से देखो, तुम्हारी मर्जी। टैक्स में 1 चैप्टर हुआ तो तुम्हारा घर पे 1 चैप्टर हो जाना चाहिए, कोई सुन रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। लॉ चल रहा है, लॉ में 1 हुआ तो वहाँ पे 1 हो जाना चाहिए। तो जो क्लास में चल रहा है वो और तुम्हारा घर पे जो है पार पे होना चाहिए। अगर अभी तक तुम लोग पार पे नहीं हो, कोई सुन रहा है क्या, तो थोड़ा 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के पार पे लेके आओ, बट जो आगे वाले टॉपिक आ रहे हैं वो तो एटलीस्ट पार पे रहना, कोई ऑल सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, बराबर है। सो रेसिडेंशियल स्टेटस का घर पे जाके मॉड्यूल एक बार पढ़ लो, और सम्स पढ़ना डायरेक्टली, थियरी नहीं पढ़ना है। और सम्स में अगर कुछ एक्स्ट्रा दिखा, सैलरी में ना ऐसा होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का, हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% का, तो वो सब तुम लोग को नहीं है, अभी यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। तो अगर 2-3 चीज मिला तो मेरे को बताना, मैं बोलूंगा कौन से चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, सुन रहे हो गया। सो हाउस प्रॉपर्टी 5 हेड्स में से पहला हेड चालू कर रहा हूँ, आउट ऑफ आएगा, बट जब मैं पढ़ाऊंगा मैं पूरा हर एक चीज पढ़ाऊंगा, तो तुम लोग को शायद पढ़ने में हैवी लगे, बट एग्जाम में आउट ऑफ आएगा फॉर श्योर, कोई सुन रहा है क्या। सो एकदम सिंपल टॉपिक है, हर टॉपिक का बेसिस ऑफ चार्ज है, क्या हर टॉपिक का बेसिस ऑफ चार्ज है, बराबर है। मतलब अगर मैंने 1 रुपया कमाया तो वो 1 रुपये को सैलरी में लेके जाओ, हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाओ, बिजनेस में लेके जाओ, कैपिटल गेन में लेके जाओ, किधर लेके जाओ, कोई सुन रहा है क्या। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कंडीशन बनाई हुई है कि अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आपका इनकम ये वाले हेड में जाएगा, कोई सुन रहा है क्या। तो कंडीशन दी हुई है सैलरी हाउस प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन नंबर 22 में, किधर दी हुई है, सेक्शन नंबर 22, एकदम सिंपल है। बोलता है कि अगर बॉब कंडीशन सेटिस्फाइड है, कौन सा, तो आपका इनकम हाउस प्रॉपर्टी में चले जाएगा, एकदम सिंपल है। कौन सा कंडीशन है, बॉब कंडीशन। बी मतलब प्रॉपर्टी मस्ट बी बिल्डिंग एंड अपर्टनेंट लैंड, क्या प्रॉपर्टी मस्ट बी। अब बेटा चैप्टर का नाम ही रॉन्ग है, तो रिपीट करो, बिल्डिंग मस्ट बी, बिल्डिंग एंड क्या बोला है, अपर्टनेंट लैंड। चैप्टर का नाम ही रॉन्ग है, नाम बोलो, मजा नहीं आ रहा है, क्या बोला है, इनकम फ्रॉम हाउस बेटा, बट यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्डिंग एंड अपर्टनेंट लैंड है। मतलब अगर आपने घर भाड़े पे दिया तो आपको जो इनकम आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। मैं इनकम रिसीवर हूं, तो मैंने घर भाड़े पे दिया, मेरा इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अगर सपोज मैंने कोई दुकान भाड़े पे दिया, सो दुकान भाड़े पे दिया तो दुकान का जो रेंट है वो भी हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा। मेरे पास गोडाउन है, कोई सुन रहा है क्या, गोडाउन मैंने भाड़े पे दिया तो गोडाउन का रेंट भी हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा, कोई सुन ही नहीं रहा यार। सो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का रेंट उधर जाएगा या सारे बिल्डिंग का, सारे बिल्डिंग कैन बी रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। क्या बिल्डिंग कैन बी रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, कोई भी बिल्डिंग का रेंट मिल रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। जरूरी नहीं है सिर्फ घर का रेंट होना चाहिए, क्या जरूरी नहीं सिर्फ, ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा उसका बिजनेस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अगर सपोज मेरा बिजनेस है कि मैंने मॉल बनाया, मॉल में जो दुकान है वो मैं भाड़े पे देता हूं, तो मॉल बना के दुकान भाड़े पे देना मेरा बिजनेस है, तो वो इनकम जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में। किधर जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो अगर आपका बिजनेस है तो बात अलग है, बाकी हर इनकम किधर जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। क्या बोला, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। ऑल बिल्डिंग विल बी टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, ऑल बिल्डिंग विल बी टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, इंक्लूडिंग अपर्टनेंट लैंड। अपर्टनेंट लैंड मतलब जो जमीन पे बिल्डिंग बनी है वो जमीन, जैसे अगर तुम लोग अपने बिल्डिंग में आओगे तो बाहर छोटा सा पैसेज है, तो जो पैसेज है वो अपर्टनेंट लैंड है, बट अपने पैसेज के बाजू में और एक पैसेज है वो अपना अपर्टनेंट लैंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये शॉपिंग मॉल है, इनऑर्बिट मॉल गया हो कभी, बराबर है, ये शॉपिंग मॉल है, इन लोग ने एक जमीन पे ये मॉल बनाया हुआ है, कोई सुन रहा है क्या। अब इन लोग क्या करते हैं, ये मॉल सपोज इधर 50 दुकान है, कोई सुन रहा है क्या, तो इन लोग ने दुकान के ओनर को बुलाया कि सर आपको मॉल में दुकान चाहिए और पार्किंग भी चाहिए या सिर्फ दुकान चाहिए, वो बोलते हैं सर दोनों चाहिए। तो बोलते हैं सर दुकान प्लस पार्किंग दोनों का रेंट है 1 लाख रुपया पर मंथ। दोनों का रेंट बोलोगे 1 लाख रुपया, सॉरी क्या बोला है, पर मंथ।
तो बेटा ये दोनों का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा। दोनों का रेंट किधर जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं अपर टेनेंट लैंड। अपर टेनेंट लैंड मतलब कार पार्किंग एरिया, अपने बिल्डिंग का जो कंपाउंड है, गार्डन एरिया, उसको बोलते हैं अपर टेनेंट लैंड। अब इन लोग ने क्या किया, जब मॉल चालू किया तब सोचा यार 100-200 लोग आएंगे, और कितने आएंगे, कोई सुन रहा है क्या? और 100 मतलब 50 पार्किंग तो बिल्डिंग इसको दे दी दुकान वालों को, और बाकी पार्किंग कस्टमर के लिए रखी। बट फिर इन लोग ने देखा यार ये तो एक दिन पे 500 1000 लोग आ रहे हैं, तो इन लोग के बाजू में एक बहुत बड़ी ओपन लैंड थी जिसमें कुछ नहीं था। तो मिस्टर ए इसका ओनर है, कोई सुन रहा है क्या? इनऑर्बिट मॉल वाले ने बोला कि सर आपका ये हम लोग को लैंड भाड़े पे दोगे क्या? हम लोग को इस पे पार्किंग बनाने का, क्या बनाने का? पार्किंग। तो बेटा ए ने जब ये प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, इज इट बिल्डिंग एंड अपर टेनेंट लैंड या इट इज ओनली लैंड? ओनली लैंड। ओनली लैंड। तो इसके लिए जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर्स। रेंट फ्रॉम वेकेंट प्लॉट, क्या बोला? रेंट फ्रॉम वेकेंट प्लॉट। कौन से हेड में टैक्सेबल है? अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम क्या बोला? अदर सोर्स। अगर प्लॉट पे बिल्डिंग होता तो हाउस प्रॉपर्टी, अगर ओनली प्लॉट है तो अदर सोर्स। ओनली प्लॉट है तो क्या बोला? अदर सोर्सेज। इतना पॉइंट समझेगा। ये अपर टेनेंट लैंड है, एडजेसेंट है, एडजेसेंट है, उसका रेंट इधर नहीं आएगा, उसका रेंट अदर सोर्सेज में जाएगा। सेम जमीन है तो फिर इट विल बी टैक्सेबल एज अदर हाउस प्रॉपर्टी। सॉरी, सेम जमीन है तो इट विल बी टैक्सेबल एज हाउस प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट कंडीशन, बॉब में बी मतलब प्रॉपर्टी मस्ट बी बिल्डिंग एंड अपर टेनेंट लैंड। बिल्डिंग मतलब हाउस प्रॉपर्टी या इट कैन बी एनी प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी। इट कैन बी रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। लैंड बोला या अपर टेनेंट लैंड बोला? अपर टेनेंट। अगर सिर्फ वेकेंट लैंड है तो अदर सोर्सेज में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में आने वाला नहीं। असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑब्वियस सी बात है यार, मेरे को आंसर बोलोगे प्लीज। मिस्टर ए जो है उसके पास एक प्रॉपर्टी है, कोई सुन रहा है क्या? उसने ये प्रॉपर्टी रेंट पे दी है मिस्टर बी को। तो सपोज ये क्लासरूम है, या सपोज एक जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, कुछ भी बेसिकली। तो घर बनाया मतलब घर मत समझना। अब मिस्टर बी मिस्टर ए को रेंट दे रहा है, तो ये रेंट मिस्टर ए के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, बिकॉज रेंट कहां से आ रहा है? बिल्डिंग एंड अपर टेनेंट लैंड से। किधर से आ रहा है? बिल्डिंग एंड अपर टेनेंट लैंड। अपन मिस्टर ए के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, मिस्टर ए के लिए। अब इसने मेरे को जब घर दिया ना, तो मैंने बोला सर घर का कोई कंडीशन है? बोला सर अनकंडीशनल है, आपको जो करना है क्या करो। कोई सुन रहा है क्या? अब जो मिस्टर बी है ना, उसने क्या किया, ये घर में 2 फ्लोर थे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। इसने पूरा घर रेंट पे ले लिया ए से, और फिर फर्स्ट फ्लोर जो है वो किसी और को रेंट पे दे दिया। तो सेम प्रॉपर्टी मिस्टर बी ने मिस्टर सी को भाड़े पे दे दिया। तो बेटा बी को भाड़ा कहां से मिल रहा है? नहीं, प्रॉपर्टी बोलो कौन सी है? बिल्डिंग है या नहीं है? है। अरे बट क्या मिस्टर बी उसका ओनर है? नहीं। तो ये उसने इनकम कमाया सबलेट से। किससे कमाया? तो ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर मैंने कमर्शियल बिल्डिंग या ये क्लास है, सपोज मैंने एजे को भाड़े पे दे दी या शर्मा सर को भाड़े पे दे दी। अब जो शर्मा सर है वो बोलते हैं यार मेरा जो लेक्चर चलता है सुबह से लेके शाम को 6 बजे तक चलता है। मैंने बोला सर एक आदमी, तो शर्मा सर को एक आदमी मिला, वो बोलता है फाइनल से पढ़ाने का है शाम को 6 से 9। तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी शर्मा सर को भाड़े पे दी, तो मेरे लिए जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। शर्मा सर ने यही वाली प्रॉपर्टी किसी और को 6 से 9 भाड़े पे दे दी, तो उनके लिए जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, बिकॉज वो ओनर है या नहीं है? नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? सबलेट। क्या बोलते हैं? सबलेट। सो ओनर होना जरूरी है, बिल्डिंग एंड अपर टेनेंट लैंड होना जरूरी है। ओनरशिप नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाने वाला नहीं। बेटा ओनर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लीगल और एक होता है डीम्ड। डीम्ड का मतलब बताओ, मैंने बोला होगा। हाँ, डीम मतलब मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो भी मानना पड़ेगा। लीगल ओनर मतलब जिसके नाम पे टाइटल है। मतलब लीगल ओनर मतलब जिसके नाम पे टाइटल। डीम्ड ओनर मतलब वो ओनर बाय टाइटल नहीं है, बट इनकम टैक्स ओनर मानेगा और टैक्स उसी को भरना पड़ेगा। डीम्ड कॉन्सेप्ट आया मतलब इट विल सुपरसीड द रियल कॉन्सेप्ट। डीम विल सुपरसीड द रियल कॉन्सेप्ट। इनकम टैक्स बोलता है हम लोग के लिए डीम्ड इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई सुन रहा है तो मजा आ जाएगा। बेटा मिस्टर ए जो है ना, ये ना उस जमाने में चले जाओ ना,
जहाँ पे मालूम है घर पे एक मेंबर वर्किंग होता था, मेल वर्किंग फीमेल नॉन वर्किंग, या तो फीमेल वर्किंग मेल नॉन वर्किंग, कुछ भी। अभी तो क्या, अभी तो सब लोग कमा रहे पैसा, कोई सुन रहेगा, बट पहले नॉर्मली एक ही जन कमाता था। सो मिस्टर ए सपोज कमा रहा है और उसका इनकम एग्जैक्टली 15 लाख है। अगर एग्जैक्टली 15 लाख है मतलब मैं बोल सकता हूँ स्लैब रेट में 15 लाख में वो 20% तक खत्म हो गया। कितना? 20%। अब इसके पास घर है और ये घर भाड़े पे देता है और भाड़ा इसको मिलता है 5 लाख रुपए का एवरी ईयर। कितना? तो अब ये जो 5 लाख हुआ मतलब उसका इनकम टोटल 20 हो गया। 15 लाख का सैलरी, 5 लाख का हाउस प्रॉपर्टी, तो टोटल 20 हो गया ना। तो जो एक्स्ट्रा 5 लाख है उसके ऊपर इसको 30% टैक्स आएगा, मतलब 1.5 लाख आएगा। तो ये बोलते हैं रेंट कमाता हूं 5 लाख रुपया, बट 1.5 लाख तो चले जाता है, तो 3.5 लाख रुपया नेट नेट हाथ में बचता है। कोई बोल सकता है क्या 1.5 लाख रुपया 5 लाख पे बड़ा अमाउंट है छोटा अमाउंट है? बट 1.5 लाख मतलब ऑलमोस्ट 1-2 महीने का सैलरी हो गया यार किसी का। कोई सुन रहा है क्या? सो इसने क्या बोला कि यार, इसने बोला यार मैं रेंट तो कमा रहा हूं बट मेरे को टैक्स में जा रहा है, तो कुछ तो रास्ता होएगा बचने का। तो इसने देखा कि इसके घर पे जो वाइफ है ना उसके पास कोई इनकम नहीं है। क्या लगा? कोई इनकम? तो इसने इनकम टैक्स पूरा पढ़ा। इनकम टैक्स में लिखा है कि अगर एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी गिफ्ट में दे दे, किसी को भी, रिलेटिव नॉन रिलेटिव, मतलब मैं अगर ये प्रॉपर्टी आप लोगों को गिफ्ट में दे दूं तो उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं आता है। क्या? कोई कैपिटल गेन नहीं आता है। तो ए ने मिसेज ए के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी और यहाँ पे कोई कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं हुआ। क्या अट्रैक्ट नहीं हुआ? अच्छा, इनकम टैक्स बोलता है कि अगर आपको गिफ्ट 50,000 के ऊपर का मिलता है तो टैक्सेबल है। क्या? गिफ्ट 50 के ऊपर का है तो, बट इनकम टैक्स में बोला है कि रिलेटेड पार्टी से गिफ्ट मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है। किससे गिफ्ट मिलता है तो एग्जेम्प्ट है। तो मिस्टर ए और मिसेज ए दोनों रिलेटेड पार्टी है, तो जब इसको गिफ्ट मिला इसको अदर सोर्सेज में कोई टैक्स नहीं आएगा। क्या? अदर सोर्सेज में कोई टैक्स नहीं आएगा। ए ने जब गिफ्ट दिया तो कैपिटल गेन आया या नहीं आया? मिसेज ए को जब गिफ्ट मिला तो यहाँ पे अदर सोर्सेज में गिफ्ट पे टैक्स आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मैं बोल सकता हूं मैंने लीगली स्टैंप ड्यूटी भर के, अच्छा गिफ्ट पे स्टैंप ड्यूटी भी बहुत कम है, 30,000 50,000 ऐसा कुछ ही है। सो मैंने लीगली स्टैंप ड्यूटी भर के अपना ओनरशिप अपनी बीवी के नाम पे कर दिया। रिपीट नहीं कर रहा, अपना ओनरशिप अपनी वाइफ के नाम पे कर दिया। लीगली या इलीगली? लीगली। आज ओनर कौन है? तो रेंट किसको मिलेगा? कितना? तो रिबेट मालूम है 7 लाख तक है, तो रिबेट अगर मिल रहा है 7 लाख तक तो उसके बाद तो मैं बोल सकता हूं वाइफ का टैक्स 0 होएगा। अरे 5 लाख पे टैक्स निकालोगे तो रिबेट के बाद तो 0 हो गया ना। अगर ये 5 लाख मेरे पास था तो 1.5 लाख टैक्स था, अब वाइफ के पास चला गया तो टैक्सेस 0। तो लोगों ने बेटा ये रास्ता ढूंढा, बोला यार तो लीगली अपन बिना चोरी किए गवर्नमेंट के सामने अगर अपन ऐसा करके टैक्स नहीं भरेंगे तो अपना तो फायदा हो रहा है ना यार। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है बेटा, ऐसे लॉ में लूपहोल होंगे या नहीं होंगे? सारे लॉ में लूपहोल होते हैं ना। तो गवर्नमेंट ने ना जो जो लूपहोल उन लोगों को मिला ओवर अ कोर्स ऑफ पीरियड, केस लॉ बने ये बने, वो लूपहोल को कवर कर दिया। क्या कर दिया? तो उसको बोलते हैं सार, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। क्या बोला? स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। क्या लोग है ना अवॉइड कर रहे थे टैक्स, लीगल है, इलीगल कोई नहीं कर रहा था, सब लीगल है। तो लोग लीगली टैक्स का चोरी कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने वो रास्ता बंद करने के लिए लॉ बना दिए जिसको बोलते हैं सार। क्या बोलते हैं? अरे बोलो यार, सार का मतलब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, अभी भी तो लॉ लूपहोल में होएगा ना, अभी भी तो होएगा, तो उसके लिए अलग से प्रोविजन है गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। क्या बोला? तो अभी प्लीज बोलना, मिस्टर ए ने ऑफिशियली प्रॉपर्टी किसके नाम पे कर दी है? कोई कैपिटल गेन आने वाला नहीं है, कोई अदर सोर्सेज में टैक्स आने वाला नहीं है। रेंट किसके पास जाएगा? मिसेज है। टैक्स कौन भरेगी? मिसेज है। कोई सुन रहा है कि नहीं यार? सो गवर्नमेंट बोलता है बट ऐसे करके तो हमको कोई भी चूना लगा के जाएगा बेटा। इट कैन बी एनीथिंग। मिसेज ए मिस्टर ए को देगी तो भी सेम ट्रीटमेंट है। सो गवर्नमेंट बोलता है कि ये वाले प्रॉपर्टी की लीगल ओनर मिसेज ए है, बट हम लोग इसमें डीम्ड ओनर मिस्टर ए को मानेंगे। डीम्ड ओनर किसको मानेंगे? मिस्टर ए। मतलब अगर रेंट मिसेज ए को 5 लाख मिला तो भी वो इनकम जो है मिस्टर ए के इनकम में ऐड होगी। किसके इनकम में ऐड होगी? मिस्टर ए। मजा नहीं आ रहा है? किसके इनकम में ऐड होगी? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए ने अगर अपनी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर की है? मिसेज ए को, तो लीगल ओनर विल बी मिसेज ए, बट डीम्ड ओनर विल बी मिस्टर ए। 5 लाख रेंट किसके बैंक में जाएगा? मिसेज ए के बैंक में जाएगा। बट जब इनकम निकालेंगे तो किसमें निकालेंगे? मिस्टर ए। किसमें निकालेंगे? मिस्टर ए। कितने लोगों को ये नहीं समझा?
श्योर। अच्छा मेरे को बोलो ना 7 डेफिनेशन ऑफ पर्संस बताए थे। इंडिविजुअल, HUF, बस बेटा गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से जो गवर्नमेंट के लाइफ में सबसे बड़ी गलती हुई है वो HUF को डेफिनेशन में डाल दिया। HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब गलती कैसे हो गई, जो इंडिविजुअल को स्लैब रेट्स है वही स्लैब रेट्स HUF को भी है। अरे यार वही स्लैब रेट्स जो अपने को डिडक्शन मिलता है ATC, ATD, मेडिकल इंश्योरेंस वो सब का, वो उन लोग को भी मिलता है। कोई सुन रहा है क्या? तो अपना और HUF का टैक्स इज सेम, मतलब दोनों इंडिविजुअल की तरह टैक्सेबल है। कोई सुन रहा है क्या? बट फॉर्म में ऐसा नहीं है। अगर फॉर्म है तो फ्लैट 30% है। कितना है फ्लैट? 30%। बट यहाँ पे तो स्लैब रेट है ना यार। अरे बोलो यार। yes. तो बेटा आज है ना, अगर मेरा एक बिजनेस चल रहा है, सपोज मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है, तो मैं कभी जिंदगी में अपने नाम पे ट्रेडिंग नहीं करूंगा। मैं एक HUF इनकॉर्पोरेट करूंगा, HUF के नाम पे वो ट्रेडिंग चालू करूंगा। कल HUF के नाम पे, बिकॉज अगर मैंने अपने नाम पे किया तो मेरे को 0 से 7 लाख तक टैक्स नहीं है, बट उसके ऊपर तो आएगा। बट अभी समझो ना, मैं एग्जैक्टली 14 लाख कमा रहा हूं, 7 लाख रुपया क्लास से, 7 लाख रुपया ट्रेडिंग से, तो मेरे को 14 लाख मतलब टैक्स आ गया। बट अगर यही 7 लाख मेरे पास है तो रिबेट के बाद 0 हो गया। ये 7 लाख HUF के पास बैलेंस चला गया तो उसके बाद भी 0 हो गया। अरे यार समझ रहा है क्या? तो मेरे पे भी स्लैब रेट है, HUF पे भी स्लैब रेट है। तो सुन रहा है, मेरे पे भी HUF पे भी स्लैब रेट है। तो गवर्नमेंट बोलता है अरे हमसे मिस्टेक हो गया, इसका बेनिफिट लोग उठा रहे हैं, बट अपन उसको डिलीट भी नहीं कर सकते बिकॉज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू वर्ड लिख दिया ना तो मार्केट सेंटीमेंट हो गया ना हिंदू मुस्लिम वाला यार। तो अगर डिलीट करेगा तो बवाल हो जाएगा, हम लोग डिलीट भी नहीं कर सकते। कोई सुन रहा है कि नहीं यार? और लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। कोई सुन रहा है? तो जितना रास्ता बंद कर सकते उतना बंद कर दो। तो गवर्नमेंट बोलता है मिस्टर ए को जैसे ही मालूम पड़ा कि वाइफ को प्रॉपर्टी दूंगा तो मैं ही ओनर हूं, मुझे ही टैक्स भरना है, तो इसने एक HUF इनकॉर्पोरेट किया और HUF के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। कोई सुन रहा है क्या? सो गवर्नमेंट बोलता है HUF के नाम पे ट्रांसफर किया तो लीगल ओनर HUF होएगा, बट डीम्ड ओनर मानेंगे मिस्टर ए को ही। टैक्स भी कौन भरेगा? मिस्टर ए। ये सब तभी पॉसिबल है बेटा जब ट्रांसफर हो रहा है इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के लिए। ट्रांसफर किसके लिए हो रहा है? इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के लिए। समझ रहा है कि नहीं? पता नहीं चलता। इनएडिक्वेट मतलब पैसे लिए नहीं लिए, या तो लिए बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम लिए। तो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी था, अपने 1 लाख में ट्रांसफर कर दिया, 5 लाख में कर दिया, तो इट विल बी क्लब्ड। क्या? इट विल बी क्लब्ड। सो डीम्ड ओनर कभी कभी आता है। ट्रांसफर टू स्पाउस, ट्रांसफर टू HUF। क्या होगा? ट्रांसफर टू स्पाउस, ट्रांसफर टू HUF। इसका लॉजिक नहीं बता रहा हूं, सिर्फ लिख के रखेंगे, क्लबिंग चैप्टर में आएगा तो वापस से पढ़ लेंगे। ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, लॉजिक तो वही है कि लोग टैक्स इवेड कर रहे थे, गवर्नमेंट ने रास्ता बंद कर दिया। एंड ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन। सुन रहे हो तो मेहनत करो यार। बीवी को अगर प्रॉपर्टी दूंगा तो फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। HUF को दिया तो भी मेरे को ही भरना पड़ेगा। सन्स वाइफ को दिया तो भी मेरे को ही भरना पड़ेगा। तो लोगों ने नया रास्ता निकाला, ट्रस्ट इनकॉर्पोरेट किया। क्या? ट्रस्ट में क्या बोला कि प्रॉपर्टी मेरी है, मैं ट्रस्ट को ट्रांसफर कर रहा हूं। ये ट्रस्ट जो है वो प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा, मतलब भाड़े पे देगा, और इसका जो भी भाड़ा है मेरी बीवी को जाएगा, अरे या सन्स वाइफ को जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं ये डायरेक्टली ट्रांसफर किया है, इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली ना। सो ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस या तो सन्स वाइफ। रिपीट नहीं कर रहे। ट्रांसफर टू क्या क्या बोला है? स्पाउस, सन्स वाइफ, एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ एंड HUF। रिपीट नहीं कर रहे। ट्रांसफर टू स्पाउस, सन्स वाइफ, एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ, और क्या बोला है? HUF। ये सारे केस में कौन डीम्ड ओनर है? मिस्टर ए। और टैक्स कौन भरेगा? मिस्टर ए। लीगल ओनर कौन है? ये सारे लोग। रेंट मिलेगा भी किन लोग को? उन लोग को ही, बट टैक्स कौन भरेगा? मिस्टर ए। इतना पॉइंट समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं? अरे बोलो यार, ये गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? सार मतलब लोग टैक्स का चोरी कर रहे थे, गवर्नमेंट ने रास्ता बंद कर दिया, बोला अभी बीवी को ट्रांसफर करोगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बोलो, इसमें डाउट तो आना चाहिए थोड़ा बहुत तो। रिलेटेड और कोई तो डाउट आना चाहिए। इधर सन लिखा है,
सन नहीं लिखा है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर लिखा है, अरे बोलो यार। तो बेटा उन लोग को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया तो डीम्ड ओनर नहीं है, मतलब वो केस में उन लोग खुद अपना टैक्स भरेंगे। सो अगर यही प्रॉपर्टी में अगर अपनी मम्मी को ट्रांसफर कर दूं या पापा को ट्रांसफर कर दूं या भाई बहन को कर दूं तो मुझे टैक्स नहीं भरना है, टैक्स उन लोग खुद अपने इनकम पे भरेंगे, मेरे में इनकम क्लब होने वाला नहीं है। तो इसका फायदा या नुकसान, मतलब अभी भी तो रास्ता ओपन ही है। अरे बोलो यार। बेटा कोई ऐसा नहीं करता है जिंदगी में कभी। भाई के नाम पे प्रॉपर्टी दिया और भाई और आप में कभी डिस्प्यूट हो गया तो आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी दी वो चले गई, कोई सुन रहा है क्या? मम्मी डैडी को प्रॉपर्टी दिया, कोई सुन रहा है क्या? और मम्मी डैडी के साथ डिस्प्यूट हो गया, अरे होता है ना, रेमंड्स का अपने डैड के साथ डिस्प्यूट हुआ है, कोई सुन रहा है क्या? और अगर तुम्हारे दो भाई है, तुम दो भाई हो, मम्मी पापा को प्रॉपर्टी दिया, उन लोग ने विल नहीं बनाए तो भाई तो सीधा क्लेम कर लेगा मैं आधा हिस्सा है, कोई सुन रहा है क्या? सो ये सब में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। अच्छा सर बीवी को दिया और उसके साथ लड़ाई हो गई तो जाएगी, तो घर तो वैसे भी जाने वाला है, तो कोई रिस्क नहीं है, कोई सुन रहा है क्या? सो गवर्नमेंट बोलता है कि यार बाकी सब में अगर किसी को ट्रांसफर करना है तो कर लो, बट तुम फंसोगे, आज टैक्स तुम्हारा बच जाएगा 2-3 लाख रुपया, बट तुम्हारा प्रॉपर्टी हाथ से जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उधर कोई प्रोविजन डाला हुआ नहीं है। सिर्फ किधर है, स्पाउस सन्स वाइफ एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस एंड सन्स वाइफ, एंड क्या बोला है, HUF। तुम्हारे जेन्युइनली हाथ उठाना है तो तुम्हारे किसी के पास डैड या मॉम के पास एक इंडिविजुअली घर है या एक के नाम पे 2 घर है? क्या है, मम्मी के नाम पे एक घर है या पापा के नाम पे, या दोनों एक के नाम पे है? दोनों के एक नाम पे। हाँ मतलब एक मम्मी और एक पापा। तो बेटा ये अपने पापा लोगों ने दिमाग लगाया। लॉ में क्या बोला है, अगर अपन ने अपनी प्रॉपर्टी वाइफ को दी तो क्लब होता है ना, तो तुम लोग के डैड तो क्लब नहीं कर रहे होंगे, तो क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज ऐसा नहीं बोला है कि प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे खरीदी तो क्लब होएगा। प्रॉपर्टी अगर मेरी है और मैं बीवी को दे रहा हूं तो क्लब हो जाएगा, बट मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी बीवी के नाम पे नहीं किया, मेरे पास 50 लाख था, मैंने सीधा घर खरीदा 50 लाख का और उसके नाम पे अग्रीमेंट किया, कोई सुन रहा है क्या? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे क्लब होता है। यहां पे मैंने ट्रांसफर किया है, परचेज किया है, तो उसमें कोई क्लबिंग होने वाला नहीं है। अरे यार मैं अगर बीवी को अपनी प्रॉपर्टी दूं तो क्लब होगा, बट उसी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी तो क्लब होने वाला नहीं है। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं? सो वैसे करके अभी जैसे इंडिया में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट घर में ही होता है, कोई सुन रहा है क्या? तो जिसके भी पास 2 घर है या जिसके भी तो रिलेटिव के पास 2 घर है, हमेशा एक मम्मी और एक पापा के नाम पे होएगा। नाम पे मतलब पापा के नाम का प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया होगा, उन्होंने सीधा मम्मी के नाम पे खरीदा होगा, कोई सुन रहा है क्या? टू अट्रैक्ट दिस, टू अवॉइड दिस प्रोविजन, इतना पॉइंट समझेगा। सो प्लीज बोलना बॉब कंडीशन में बी मतलब बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट लैंड। बिल्डिंग मतलब कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल तीनों अलाउड है। अपार्टमेंट लैंड मतलब नहीं, एडजेसेंट नहीं बेटा, सेम लैंड होनी चाहिए। एडजेसेंट मतलब बाजू वाली लैंड है वो इधर नहीं आएगा। रेंट अगर वेकेंट प्लॉट से मिल रहा है तो अदर सोर्सेज, बराबर है। ओ मतलब अरे बोलते नहीं, ओ मतलब ओनर। ओनर मतलब लीगल ओनर एज वेल एज डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर है तो वो सुपरसीड करेगा, जैसे वाइफ लीगल ओनर है बट डीम्ड ओनर हस्बैंड है तो हस्बैंड को टैक्स पे करना है। सबलेट वाला रेंट इधर जाएगा या नहीं जाएगा? अदर सोर्सेज में जाएगा बिकॉज वो ओनर नहीं है। लास्ट टाइम बी ओनर, डीम्ड ओनर का एग्जांपल बोलो। ट्रांसफर टू स्पाउस, ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ spouse or son's wife, and transfer to HUF. Transferor will be the deemed owner. क्या ट्रांसफरर will be the deemed owner? आंसर बोलोगे बेटा। मेरी ना आज शाम को शादी है और मैंने सुबह अपने होने वाली बीवी के नाम पे घर ट्रांसफर कर दिया, तो ये डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। ट्रांसफर टू क्या बोला है? स्पाउस, ट्रांसफर टू स्पाउस। स्पाउस मतलब हस्बैंड ट्रांसफर कर रहा है तो वाइफ, वाइफ कर रही है तो हस्बैंड, दोनों तरफ है। सो अगर हस्बैंड ने शादी के पहले अगर बीवी को घर दिया तो क्लब होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, बिकॉज अभी तक वो बीवी नहीं है, कोई सुन रहा है क्या? अच्छा, शादी के बाद नहीं होगा, जब ट्रांसफर किया तब हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए। क्या जब ट्रांसफर किया तब हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए। तो अगर मैंने शादी से पहले ट्रांसफर कर दिया तो शादी के बाद का रेंट भी क्लब नहीं होएगा। वाइफ अपना टैक्स भरेगी, मेरे को टैक्स भरने का जरूरत नहीं। जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए। उस दिन रिलेशन नहीं था तो
नहीं, कभी नहीं होएगा। शादी के पहले या जिंदगी भर क्लब नहीं होएगा। जिंदगी भर क्लब नहीं होएगा। क्या जिंदगी भर क्लब नहीं होएगा? वापस से पूछता हूँ। मैंने जब ट्रांसफर किया तो मेरा और मेरी बीवी का डिवोर्स हो गया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो घर है बीवी के नाम पे होएगा। सो मैंने अपना घर बीवी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया और अब वो घर रेंट पे। तो क्या रेंट मेरे में क्लब होगा? डिवोर्स हो गया मतलब हस्बैंड वाइफ है या नहीं है? अगर हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं जब इनकम अराइज हुआ तब हस्बैंड वाइफ नहीं है तो क्लब होने वाला नहीं है। दोनों डेट पे रिलेशन होना चाहिए। जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन भी और जिस दिन इनकम अराइज हो रहा है उस दिन भी। क्या जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन भी और जिस दिन इनकम अराइज हुआ उस दिन भी। एसेट हेल्ड बाय विडो, हस्बैंड की डेथ हो गई तो अभी जो रेंट है वो लीगल हायर में क्लब होगा या नहीं होगा? नहीं हो यार, हस्बैंड वाइफ रिलेशन ही नहीं बचा। अरे बोलो यार, क्या नहीं बचा? हस्बैंड वाइफ रिलेशन नहीं बचा है। सो ट्रांसफर बिफोर मैरिज, ट्रांसफर विद एन अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, एसेट हेल्ड बाय विडो, ये सब पे कोई क्लबिंग नहीं होएगा। सब अपना अपना टैक्स भरो, क्लब होने वाला नहीं। इज दैट पॉइंट क्लियर? बोलते नहीं तुम लोग यार? श्योर, आंसर बोलते रहोगे प्लीज। बेटा म्हाडा का नाम सुना? म्हाडा हो गया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, DDA करके। इन लोग क्या करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जमीन रहती है, बहुत सारी जमीन रहती है, तो इन लोग उसका अलग अलग यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल सब। तो म्हाडा वाला क्या करता है, इन लोग के पास है ना गोरेगांव ईस्ट में एकदम हाईवे के वो साइड है ना, स्लिम सिटी आर्य कॉलोनी के उधर उन लोग के पास जमीन है। तो उन लोग ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बना दिया बड़ा सारा। और उन लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हैं उन लोग लोअर मिडिल क्लास के लिए बनाते हैं। तो बोलते हैं यार सेम प्रॉपर्टी सेम एरिया में आप आजू बाजू वाले में घर लोगे ना तो 1 करोड़ का मिलेगा। हम लोग आपको 40 लाख में दे रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मतलब उन लोग सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिकवर करते हैं। क्या रिकवर करते हैं? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो एक्चुअल वैल्यू घर का 1 करोड़ ही है, बट अपने को कितने में मिलता है? 40 लाख। तो अपन जैसे शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वैसे सब लोग एप्लीकेशन देते हैं, कंडीशन होता है हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं दे सकते, एक ही दे सकता है। फिर बाद में एप्लीकेशन में आपको अलॉटमेंट आता है कि भाई आपके नाम पे घर आ गया तो आप बैलेंस अमाउंट पे करो और घर ले लो। कोई सुन रहा है क्या? तो ये सब अपन ने सपोज घर बुक किया और अपने नाम पे घर आ गया। अब बेटा सबको एक एक घर मिल गया सपोज। अब मेरे को बोलो प्लीज, अपन वहां पे जाके रहेंगे या नहीं रहेंगे? हाथ उठा के बोलना सोच के। अपने को एक घर मिल गया, अपन सबको एक एक घर मिल गया। म्हाडा के प्रोजेक्ट में 1 करोड़ का वैल्यू था, बट म्हाडा ने 40 लाख में दे दिया अपने को। म्हाडा बोलता है वो घर में जो करना है तुम्हारा ही घर है, तुमको रहना है तो रहो, खाली रखना है तो खाली रखो, भाड़े पे देना है तो भाड़े पे दो। कोई सुन रहा है क्या? तुम्हारा ही घर है, जो करना है तुम्हारी मर्जी। सुन रहे हो कि नहीं यार? तो वेदर ये जो घर है, अच्छा जिंदगी भर मैं ओनर हूं, मैं मर गया तो लीगल हायर ओनर बन जाएगा। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अपन वहां पे जाके रहेंगे वो घर में? क्यों नहीं? नहीं, अब अपन रहते नहीं, अभी अपन भाड़े पे। अपन भाड़े पे म्हाडा में अपने को अच्छा घर मिल गया 1 करोड़ का 40 लाख में, रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्यों? रेंट पे देंगे। और कुछ? मैं तो ऑन द स्पॉट बेच के निकल जाऊंगा। अरे घर कितने का है, कितने में अपने को मिला? तो अरे एरिया तो अच्छे होते हैं, म्हाडा का एरिया खराब नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 80 लाख में बेच दूंगा। अरे मार्केट में किसी को बोलूंगा तुम 1 करोड़ में ले रहे हो, मैं तुमको 20% डिस्काउंट दे रहा हूं, 20 लाख कितना फर्क होता है? तो ऑन द स्पॉट अपन तो बेच के निकल जाएंगे ना यार। तो म्हाडा वाला बोलता है इससे अच्छा तो हम ही 1 करोड़ में बेचे ना। तो हम पागल नहीं है बेटा, तुम इसके लीगल ओनर हो। कोई सुन रहा है क्या? बट जो जमीन पे घर बना है ना, वो जमीन आज भी हमारे नाम पे। कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रहा? जमीन किसके नाम पे? म्हाडा। तो बेटा आप है ना टेनेंसी ओनर बनते हो। क्या बनते हो? टेनेंसी ओनर। मतलब आज भी ऑन पेपर लीगल ओनर म्हाडा या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बट आपको कभी जिंदगी में नहीं निकालेंगे। वो अलग से राइट्स देता है। क्या बोलता है? अलग से राइट्स देता है। तो गवर्नमेंट, अभी मैंने क्या किया, 40 लाख में घर खरीदा और मैंने भाड़े पे दे दिया। जब मैंने भाड़े पे दिया तो इनकम टैक्स ने बोला यार भाड़ा आपको टैक्स नहीं भर रहा है। मैंने बोला म्हाडा से जाके लो, वो ओनर है। तो टैक्स म्हाडा भरेगा रेंट पे या मुझे भरना चाहिए? मुझे भरना चाहिए ना यार। तो मेरे को डीम्ड ओनर माना है। अरे यार लीगल ओनर आज भी कौन है? म्हाडा। बट डीम्ड ओनर कौन होएगा? नीरज। इसको बोलते हैं हाउस बिल्डिंग स्कीम। क्या बोलते हैं? हाउस बिल्डिंग स्कीम। हाउस बिल्डिंग स्कीम में क्या होता है? मतलब बेसिकली उसका होता है DDA। कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपना प्रॉपर्टी मेंबर्स के नाम पे किया है। क्या? अपना प्रॉपर्टी मेंबर्स के नाम पे किया है, तो मेंबर विल बी द डीम्ड ओनर। क्या? मेंबर विल बी द डीम्ड ओनर। और टैक्स अगर भरना है तो कौन भरेगा? मेंबर भरेगा। इतना पॉइंट समझता है? बोलते नहीं है तुम लोग यार।
यस और नो? Yes. आंसर बोलो। ये रियल एग्जांपल है, तुम लोग को लगेगा आज के जमाने में ऐसा होता है क्या, ये सब रियल एग्जांपल है बेटा। एक राजा है, बराबर है, राजा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तीनों बेटों में बांट दी, सुन रहे हो कि नहीं? Yes. एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो सब रहते हैं आज के डेट में, तो उसने क्या किया, बाटी वाटी कुछ नहीं है, उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी का तू इंचार्ज है। कोई सुन रहा है क्या? मतलब जो भी डिसीजन लेना है तू ले। अब वो प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, इसको बोलते हैं एक्स रूलर। क्या बोलते हैं? एक्स। तो मतलब पुराना महाराजा राजा उन लोग की बात चल रही है। तो जैसे है जयपुर में आज भी महाराजा राजा के महल है, तो वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ना, जयपुर में जाओगे तो मालूम पड़ेगा, गए घूमना है। हाँ, तो जयपुर में एक है। तो उन लोग ने क्या किया, टूरिस्ट लोगों को बोला भाई 5,000 रुपए का एंट्री टिकट है, तुम आके हमारा महल देख सकते हो पूरा। तो उसने एक महल का एक पार्ट अपने घर वालों के लिए रख दिया, बाकी पार्ट वो टूरिस्ट को उन लोग बता दे, पूरा महल अंदर जाके पैसा देके आप देख सकते हो। कोई सुन रहा है? फिर एक रेस्टोरेंट चालू कर दिया महल के अंदर ही, एंड सो ऑन, रजवाड़ी करके कुछ बोल दिया। तो अब बेटा ये पूरे पूरे महल में अपने घर वाले रहेंगे या एक में रहेंगे, बाकी अपन क्या करेंगे, भाड़े पे देंगे लोगों को परमानेंटली या विजिटर को देंगे। कोई सुन रहा है क्या? ये सब बड़े बेटे ने डिसाइड किया है। कोई सुन रहा है? सो गवर्नमेंट बोलता है यार आज भी नाम का राजा वही है, बट सारे डिसीजन इसके पास है। तो अगर इनकम टैक्स आया तो इसको डीम्ड ओनर मानेंगे, इसको बोलते हैं होल्डर ऑफ इम्पार्शियल स्टेट। क्या? होल्डर ऑफ इम्पार्शियल स्टेट। तो अगर कोई प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हुआ है तो उसका जो भी होल्डर या जिसके पास राइट्स होएगा उसको डीम्ड ओनर मानेंगे और टैक्स उसी से लेंगे। कोई सुन रहा है कि नहीं? पता नहीं चल रहा है किसकी बात चल रही है? डीम्ड ओनर। किसकी बात चल रही है? Deemed owner. 3 केस अभी तक पढ़ा है, बोलो कौन से कौन से? ट्रांसफर टू फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, स्पाउस सन्स वाइफ वाला, फिर हाउस बिल्डिंग स्कीम माड़ा वाला स्कीम, फिर एक्स रूलर दैट इज इम्पार्शियल स्टेट वाला। कोई सुन रहा है कि नहीं यार? तो ये सब में डीम्ड ओनर कौन है? इनकम टैक्स पे करेगा। लीगल ओनर आज भी महाराज है बट टैक्स भरेगा उसका बेटा। ऊपर वाले में लीगल ओनर मेरी बीवी थी बट टैक्स भरेगा नीरज। सेकंड वाले में ओनर कौन था? नहीं हम आड़ा, सॉरी, बट टैक्स कौन भरेगा? मेंबर। टैक्स कौन भरेगा? मेंबर। इतना पॉइंट समझता है? लिखो प्लीज इतना। रेड पेन साइडिंग देना। न्यू चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर ये कॉपी करना ना। एज इट इज कॉपी करो। बॉब कंडीशन रेड पेन से लिखना जो हाईलाइट किया है। Appurtenant, 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 tenant।
बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन लिखा। नेक्स्ट नोट नंबर 1 करके लिखना। नोट नंबर 1, rent must be from building and appurtenant land. Rent must be from building and appurtenant land. That is if rent is from रेड पेन से वेकेंट प्लॉट, वेकेंट लैंड, या तो वेकेंट लैंड लिखो ना, रेंट इज फ्रॉम वेकेंट लैंड, then it will be taxable, normal pen से, then it will be taxable under the head, then it will be taxable under the head, taxable under the head other sources, other sources लिखा। नेक्स्ट नोट नंबर, नेक्स्ट लाइन पे लिखो, सेम नोट में नेक्स्ट लाइन पे लिखो, appurtenant land means, appurtenant land can be, appurtenant land can be parking area, comma compound,
गार्डन एरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझता है कि नहीं, पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट लाइन या एक लाइन छोड़ के नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, ओनरशिप कैन बी और नेक्स्ट लाइन पे रेड पेन से लीगल ओनर और डीम्ड ओनर, लीगल ओनर और डीम्ड ओनर। लिखा नेक्स्ट लाइन पे इफ a person is a deemed owner, if a person is a deemed owner, then it will supersede the legal owner, it will supersede the legal owner, supersede the legal owner, supersede the legal owner। ठीक है, एक लाइन छोड़ के रेड पेन से नोट नंबर 3, डीम्ड ओनर मीन्स इसको बोलेंगे अपन हर टीपी। क्या बोलेंगे? हर टीपी। एच मतलब हाउस बिल्डिंग स्कीम महाड़ा वाला, आई मतलब इम्पार्शियल स्टेट वो राजा वाला, आर मतलब पढ़ाया नहीं, टी मतलब ट्रांसफर फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, कह ट्रांसफर फॉर ब्रैकेट्स में लिखो ना हर टीपी, डीम्ड ओनर ब्रैकेट्स में लिखो हर टीपी। हाँ, नेक्स्ट लाइन पे एच डैश क्या था? if property is allotted under, sorry, if company or cooperative society, if company or cooperative society allocate house under रेड पेन से हाउस बिल्डिंग स्कीम, अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम, नॉर्मल पेन से देन रेड पेन से मेंबर नॉर्मल पेन से विल बी द डीम्ड ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, member will be the deemed owner of such property। next I dash, एग्जाम्पल लिख दो ना, एग्जाम्पल महाड़ा, एग्जाम्पल महाड़ा, I dash holder of और रेड पेन से impartial estate, होल्डर ऑफ इम्पार्शियल स्टेट, नॉर्मल पेन से इम्पार्शियल स्टेट, नॉर्मल पेन से shall be the deemed owner of property held by him, shall be the deemed owner of property held by him, shall be the deemed owner of property held by him। एक लाइन छोड़ के आर डैश, आर चल रहा है, पहले एच था फिर आई था फिर आर डैश, और रेड पेन से राइट्स अंडर सेक्शन, बोर्ड पे लिख रहा हूं 269 UAF, 269 UA स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ, 269 UAF बराबर। ये पढ़ाया नहीं अपन, क्लबिंग में पढ़ेंगे, इधर जरूरत नहीं अपने को, एग्जाम में कभी नहीं आएगा। एक लाइन छोड़ के रेड पेन से इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल, टी डैश, टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी
for inadequate consideration, transfer of property for inadequate consideration. 2, transfer of property for inadequate consideration 2. नेक्स्ट लाइन पे नॉर्मल पेन से स्पाउस, नेक्स्ट लाइन पे सन्स वाइफ, नेक्स्ट लाइन पे एनी अदर पर्सन for the benefit of spouse or son's wife, any other person for the benefit of spouse or son's wife, and next line पे HUF. Next line पे in all the above cases, रेड पेन से ट्रांसफरर नॉर्मल पेन से shall be deemed to be the owner of such property. Transferor shall be deemed to be the owner of such property. Provided रेड पेन से husband and wife relationship should exist. Provided husband and wife relationship should exist. रेड पेन से ही लिखना both, नॉर्मल पेन से on the date of transfer, both on the date of transfer as well as accrual of income. Both on the date of transfer as well as accrual of income. समझ रहा है कि नहीं, पता नहीं चल रहा है मुझे कुछ. नेक्स्ट क्या लिखा है, P डैश. आंसर सुन रहे हो तो मेहनत करो बेटा. क्या हुआ है, एक बायर है और एक सेलर है, बराबर. तो जो आदमी माल प्रॉपर्टी बेच रहा है ना, उसमें और बायर में रिटर्न अग्रीमेंट साइन हो चुका है. तो ये एक्चुअल केस हुआ है, लाइफ में एक्चुअल केस हुआ है. सो क्या हुआ, क्या मैंने प्रॉपर्टी बेच दिया, सामने वाले ने मुझे पैसा भी दे दिया, कोई सुन रहा है क्या, और मैंने घर का चाबी भी दे दिया, पोजेशन भी दे दिया. बट जिस दिन हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाने गए ना मार्च 20 में, तब लॉकडाउन हो गया. अब लॉकडाउन हो गया तो रजिस्टर का ऑफिस बंद हो गया. तो अभी भी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है. क्या अभी भी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो ऑन पेपर आज भी कौन ओनर है, सेलर. अरे बट चाबी तो उसको मिल गई. अब वो बंदा अगर भाड़े पे देगा तो रेंट उसको मिलेगा. तो टैक्स मुझे भरना चाहिए या बायर को भरना चाहिए? रेंट पे सेलर टैक्स भरेगा, रेंट पे बायर टैक्स भरेगा. मजा नहीं आ रहा है मुझे लाइफ में. सेलर ने अपना प्रॉपर्टी बेच दिया, अग्रीमेंट साइन हो गया, पैसा मिल गया, चाबी भी दे दिया, बट आज भी लीगली ओनर कौन है, सेलर. तो रेंट अगर ये प्रॉपर्टी दिया हुआ है तो बायर को टैक्स भरना चाहिए रेंट पे या सेलर को? बोलो यार, सेलर. बायर ना, आज घर किसके पास है, बायर के पास. रेंट पे कौन दे रहा है, बायर. तो टैक्स भी कौन भरेगा, बायर ही भरेगा ना यार. तो यहां पे आज भी पेपर पे कौन ओनर है, सेलर. बट डीम्ड किसको मानेंगे, बायर. तो जब तक प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हो जाती है तब तक ऑफिशियली ओनर सेलर ही है, बट मानेंगे किसको, बायर को. इसको बोलते हैं डीम्ड ओनर. पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांजैक्शन. क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांजैक्शन. लिखो लास्ट P डैश. पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांजैक्शन. पावर ऑफ ATTORNEY. पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांजैक्शन. पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांजैक्शन लिखा है. उसके अंदर लिखो, इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, then और रेड पेन से बायर विल बी द डीम्ड ओनर. बायर विल बी द डीम्ड ओनर.
then buyer will be the deemed owner. Next line पर point number A, there must be और रेड पेन से लीगल अग्रीमेंट, देयर मस्ट बी लीगल अग्रीमेंट, नॉर्मल पेन से ब्रैकेट्स में रिटर्न बिटवीन द बायर एंड द सेलर, देयर मस्ट बी रिटर्न अग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर. नेक्स्ट लाइन पे पॉइंट नंबर बी, buyer must have paid or must be ready to pay consideration. Buyer must have paid or must be ready to pay consideration. And point number C, seller must have और रेड पेन से transferred the possession. Seller must have transferred the possession. समझा एक ना? आंसर बोलोगे बॉब कंडीशन क्या था बेटा? प्रॉपर्टी मस्ट बी बिल्डिंग एंड अपर टेनेंट लैंड. असेसी मस्ट बी द ओनर, थर्ड वाला बाद में देखेंगे. असेसी मस्ट बी द ओनर. सबलेट है तो लिख दो ना, वो भी नोट लिख दो. नोट नंबर कौन सा है? 4 ना. नोट नंबर 4 रेंट फ्रॉम रेड पेन से सबलेटिंग, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग नॉर्मल पेन से विल बी टैक्सेबल अंडर रेड पेन से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. लिखा है? अच्छा, आंसर बोलना ना एक बार प्लीज. एक आदमी ने बिल्डिंग रेंट पे दिया और बिल्डिंग के साथ साथ सर्विसेज भी दिया. एक आदमी ने बिल्डिंग रेंट पे दिया और बिल्डिंग के साथ साथ कुछ और एसेट्स भी दिए. सब बताता हूं क्या क्या है. तो है ना, अज्यूम करो ना, ये पूरा बिल्डिंग मेरा है फुल. एक आदमी आया, बोला सर पूरा बिल्डिंग रेंट पे चाहिए. मैंने बोला सर रेंट पे चाहिए वो ठीक है, बट मेरे यहाँ पे एक वॉचमैन है जो 15 साल से काम कर रहा है, लिफ्टमैन है जो 15 साल से काम कर रहा है, गार्डनर है जो 10 साल से काम कर रहा है. क्यों सुन रहा है क्या? सो आपको अगर मेरी पूरी बिल्डिंग रेंट पे चाहिए तो लिफ्टमैन, वॉचमैन, गार्डनर, ये सबका भी सर्विसेज लेना पड़ेगा. सैलरी मैं ही सबको दूंगा, बट आपसे ये सबका वो लूंगा, क्या बोलते हैं, चार्जेस लूंगा. तो उसने बोला सर कितना लोगे? तो मैंने बोला सर लमसम पूरा बिल्डिंग, वॉचमैन, लिफ्टमैन, गार्डनर सब मिला के 4 लाख रुपया पर मंथ लूंगा. कितना? 4 लाख रुपया पर मंथ. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बिल्डिंग तो भाड़े पे दिया ही, प्लस गार्डनर, वॉचमैन, लिफ्टमैन का सर्विस भी दिया. कोई सुन रहा है क्या? तो गवर्नमेंट बोलता है तुमने सामने वाले को ऐसा बोला 3 लाख का रेंट, 1 लाख का बाकी सब सर्विस, या तुमने उसको बोला 4 लाख सब इंक्लूडेड. कोई सुन रहा है क्या? तो सामने वाले को जैसे बोलने क्या बोलो, तुम्हारी मर्जी. इनकम टैक्स में बाइफर्केशन इज कंपल्सरी. क्या बाइफर्केशन इज कंपल्सरी का मतलब, हाँ, आपको ये बताना पड़ेगा बिल्डिंग का कितना रेंट है और सर्विस का कितना रेंट है. कोई सुन रहा है क्या? तो रेंट फ्रॉम बिल्डिंग किधर जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में. रेंट फ्रॉम बिल्डिंग किधर जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में. और बैलेंस क्या बचा? सर्विसेज किधर जाएगा? अदर सोर्सेज में. अगर आपका बिजनेस है तो ऑब्वियसली बात है बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा. तो मेरा बिजनेस है, मैं सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी भी चलाता हूं और मैं वॉचमैन भी देता हूं, तो वो बीजीबीपी में जाएगा. नहीं तो आइडियली किधर जाएगा? अदर सोर्सेज. सो अगर बिल्डिंग प्लस सर्विसेज दिया है तो बिल्डिंग का रेंट किधर? हाउस प्रॉपर्टी में. और सर्विसेज का रेंट अदर सोर्सेज या तो पीजीबीपी में. अच्छा, बिल्डिंग तो दिया ही भाड़े पे, प्लस अदर एसेट्स भी दिए. गवर्नमेंट बोलता है ये 2 जन साथ में दिया है, वो लेटिंग आउट जो है वो सेपरेबल है या इनसेपरेबल है. कोई सुन रहा है क्या? बेटा लेटिंग आउट सेपरेबल मतलब एक दूसरे के बिना भाड़े पे जा सकता है, इनसेपरेबल मतलब नहीं जा सकता है.
एग्जाम्पल मैंने घर भाड़े पे दिया, तो एक आदमी मेरा घर देखने आया, तो मैंने लगा घर भी मिलेगा और एक पार्किंग भी अपने पास है वो भी मिलेगी, कोई सुन रहा है क्या? सो वो घर देखा, उसने पार्किंग देखा, तो बोला सर पार्किंग में तो कार पड़ी है किसी की कवर करके। बोला मेरी कार ही है यार, यूज नहीं होती इसलिए पड़ी, आप जब आओगे शिफ्ट होगे तो मैं अपनी कार मेरे घर पे लेके चले जाऊंगा, कोई सुन रहा है क्या? तो बोलते हैं सर तो कार आप यूज नहीं करते? बोला नहीं ब्रांड न्यू पड़ी है यार, कुछ काम नहीं आती। बोला सर मैं रोज अप डाउन करता हूँ, तो कार भी भाड़े पे दे दो ना। तो मैंने कहा चल घर का भाड़ा 1.5 लाख था, लमसम में तेरे को 1.75 में दोनों दे देता हूँ, कोई सुन रहा है क्या? तो बेटा यहाँ पे क्या भाड़े पे दिया है? घर भी दिया है प्लस क्या दिया है? कार भी दिया है। क्या घर के बिना कार भाड़े पे दे सकता है एक आदमी? हाँ, क्या कार के बिना घर दे सकता है? दे ही सकता है ना। अरे यार कार और घर साथ में लेना जरूरी ना होता है। सो लेटिंग आउट सेपरेबल है या इनसेपरेबल? सेपरेबल, एक दूसरे से अलग हो सकता है। सो गवर्नमेंट बोलता है बाइफर्केशन कंपलसरी, रिपीट ही नहीं करता है बैच यार। बाइफर्केशन कंपलसरी का मतलब बोलो क्या करूं? बिल्डिंग का जो रेंट है वो किधर जाएगा? रेंट ऑफ बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और रेंट फ्रॉम सर्विसेज, कोई सुन रहा है क्या? या रेंट ऑफ अदर एसेट लिखता हूं, रेंट ऑफ अदर एसेट किधर जाएगा? अदर सोर्सेस। अगर तुम्हारा कार भाड़े पे देने का बिजनेस है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन। अरे समझेगा? लेटिंग आउट इनसेपरेबल है। इनसेपरेबल का मतलब वापस से सुनो बराबर से। मैंने शर्मा सर को अप्रोच किया, मैंने बोला सर 6 से 9 क्लास भाड़े पे चाहिए, तो सर ने बोला सर है आप अवेलेबल ले लो, 20,000 रुपए रेंट दे देना। अब मेरे को आंसर बोलोगे मुझे सर से क्या भाड़े पे चाहिए? क्लास मतलब मुझे दीवार चाहिए या फर्नीचर भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, कैमरा भी चाहिए, एसी भी चाहिए? अरे मेरे को क्लास चाहिए मतलब मेरे को पूरा फर्निश क्लास चाहिए ना यार। अगर सिर्फ दीवार चाहिए होता तो मैं तो कुछ भी भाड़े पे ले सकता था। तो अगर किसी आदमी को क्लास रूम भाड़े पे चाहिए तो बेटा वो आदमी क्या कर रहा है? फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग सब साथ में लेगा। पहला फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग सब साथ में लेगा, तो वो इनसेपरेबल हो गया। क्या हो गया? आंसर बोलो। अभी पुष्पा 2 मूवी आ रही है, तो क्या होता है उन लोग मूवी पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर बाद में एडिटिंग करते हैं, फिर बाद में सीधा रिलीज कर देते हैं। क्या रिलीज करने से पहले देखते भी होंगे? मतलब क्या टीवी में देखेंगे, कंप्यूटर पे देखेंगे या थिएटर में? थिएटर में देखेंगे पूरा बड़े पर्दे पे कैसा दिख रहा है। तो उन लोग क्या करते हैं, पीवीआर वाले से थिएटर भाड़े पे लेते हैं और बोलते हैं हम लोग का स्क्रीनिंग है, हमारे एक्टर आएंगे, डायरेक्टर आएगा, सब लोग मूवी बैठ के देखेंगे। बोलता है सर डन। तो पीवीआर वाले ने जब थिएटर पे भाड़े पे दिया तो बेटा थिएटर में दीवार तो भाड़े पे गई ना यार, दीवार मतलब बिल्डिंग हो गया। सिर्फ बिल्डिंग चाहिए थी या स्क्रीन, प्रोजेक्टर और चेयर्स, एसी सब चाहिए? तो मैं बोल सकता हूं थिएटर भाड़े पे अगर कोई दे रहा है तो लेटिंग आउट इज इनसेपरेबल, बिल्डिंग के साथ अदर एसेट भी आएंगे। क्या बिल्डिंग के साथ? और एक एग्जांपल बस हो गया, समझ गया? डांस हॉल, ऑडिटोरियम, ये सब भाड़े पे दे रहा है तो इट इज इनसेपरेबल ना यार। सो गवर्नमेंट बोलता है यहां पे बोलो तुम लोग को बताना पड़ेगा रेंट का क्या करूं। सेपरेट तो नहीं हो सकता है, बिल्डिंग अलग, फर्नीचर। क्लासरूम वाला तो ना बोलेगा 20,000 बिल्डिंग का है, 4,000 फर्नीचर का है, 2,000 एसी का है, ये तो हमेशा लमसम ही रहता है। तो इसमें टैक्स किधर लेके जाऊं? पूरा हाउस प्रॉपर्टी में, पूरा अदर सोर्सेज में, किधर? पूरा। तो यहां पे 100% रेंट विल बी टैक्सेबल, विल बी क्या लिखा? टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन। बेटा प्लीज बोलना हाउस प्रॉपर्टी का कंडीशन क्या था? या तो क्या होना चाहिए? बिल्डिंग और अपर टेनेंट लैंड। अरे बराबर ना यार? ये बेटा बिल्डिंग एंड लैंड है या बिल्डिंग प्लस अदर एसेट्स है? तो अदर एसेट्स कभी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। इट हैज टू बी क्या बोला है? बिल्डिंग और लैंड। क्या इट हैज टू बी क्या बोला है? बिल्डिंग है, तो सिर्फ बिल्डिंग और लैंड का रेंट अदर हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, बाकी किधर जाता है? अदर सोर्सेस। तो अगर पीवीआर का बिजनेस क्या है? थिएटर रेंट पे देना, तो उसके लिए बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया। क्लासरूम अपन ने रेंट पे दिया, अदर सोर्सेज हो गया, एंड सो ऑन। बोलो कितने लोगों को नहीं समझाए? समझाए? लिखो ना रेड पेन से, रोमन नंबर नया देना, रोमन नंबर नया देना। रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट, ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट। फिर एक कॉपी करो, रेड पेन यूज करना जहां पे मैंने हाईलाइट किया है।
लिखा BNP मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन। तुम लोग प्लीज फुल फॉर्म लिखना, घर पे समझेगा नहीं। मेरे बाद लेक्चर है कितने बजे? लो OA क्या है? बराबर से लिखना। कितना लिखा है? एक लाइन छोड़ के रेड पेन से रोमन नंबर कौन सा है? रोमन नंबर 3। डिस्प्यूटेड ओनरशिप। डिस्प्यूटेड ओनरशिप आंसर बोलोगे क्या? मैं बोल रहा हूँ मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा भाई बोल रहा है उसकी प्रॉपर्टी है, कोर्ट में अभी ये डिस्प्यूट में चल रहा है मैटर, तो फिर इसको ओनर किसको माने? जब तक मैटर सेटल नहीं होता है तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसको ओनर बनेगा, टैक्स के लिए उसको ओनर मानेंगे, ओनली फॉर टैक्स। मतलब इनकम टैक्स वाला उसको वो ओनर मानता है जिसको रेंट मिल रहा है, जिसको रेंट मिल रहा है। सो लिखो ना, टिल द टाइम डिस्प्यूट इज सेटल्ड, till the time dispute is settled, till the time dispute is settled, owner will be the person, owner will be the person who is deemed owner as per income tax law, who is deemed owner as per income tax law। एज पर इनकम टैक्स लॉ, ठीक है।
टेक अ ब्रेक देन